सो हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे और सॉल्यूशन चैप्टर में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स तक हमने कवर कर लिया था पिछले क्लास में। ठीक, अभी आज हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी का मतलब समझते हो आप लोग? क्या आप लोग सॉल्युबिलिटी का मतलब समझते हो? क्या होता है सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कोई भी एक सब्सटेंस अगर आप ले रहे हो तो वो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितना सॉल्युबल है। जैसे मान लो लेट्स सपोज आपने चीनी लिया तो वो पानी में कितना सॉल्युबल है, उसी को मैंने मान लो किसी ऑयल में अगर डिजोल्व कर रहा हूं तो वो ऑयल में कितना सॉल्युबल है, उसे अगर अल्कोहल में मैं घोल रहा हूं तो उसमें कितना सॉल्युबल है, इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो कोई भी एक सब्सटेंस किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितना सॉल्युबल है। अच्छा, इसमें टेम्परेचर भी फैक्टर मैटर करता है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना सॉल्युबल है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है सॉलिड या लिक्विड की। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब लिख लो, हाउ मच सब्सटेंस और कंपाउंड is soluble in a particular solvent at a constant pressure। ठीक है, देखो सॉल्युबिलिटी को हिंदी में विलेयता बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आप ले रहे हो तो कोई भी अगर सॉल्वेंट का मतलब तो समझते हो ना, विलायक बोलते हैं उसको। तो किसी विलायक में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर डिसॉल्व कर रहे हो, घोल रहे हो, तो वो कितना ज्यादा उसमें विलेयता दिखाता है, कितना सॉल्युबल होता है, इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ये हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करते हैं कि इस टेम्परेचर पे कितना है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो आपका सॉल्युबिलिटी है या विलेयता है ये बढ़ जाता है। ठीक, तो मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा तो इंग्लिश में ही, पर अगर आपको ना समझ में आए कि इसका क्या मतलब है तो बोल देना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, अगर आप हीट करते हो, गर्म करते हो या ठंडा करते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो लिखो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज या सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इंक्रीजेज ऑन हीटिंग। ठीक है, जो लोग हिंदी मीडियम में हो वो लिख लेना कि विलेयता गर्म करने पे सॉलिड या लिक्विड की, ठोस या जो द्रव, इनकी बढ़ती है। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। फिर देखो ये समझ में आया ना। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जब अगर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है तो सॉलिड या लिक्विड का सॉल्युबिलिटी, जो सॉलिड लिक्विड का सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। तो इसके लिए लिख लो प्रेशर डज नॉट significant change
नोट करो, देखो ये लिखा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट चेंज ऑन सॉल्युबिलिटी और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड। तो जो भी ठोस या द्रव होता है, प्रेशर को चेंज करने पे बहुत कुछ ज्यादा सॉल्युबिलिटी में चेंज नहीं आता है, केवल टेम्परेचर का आता है। ठीक, अगर आपको देखना हो टेम्परेचर का, तो घर में जब कोई चीज घोल रहे होते हैं और नहीं घुल रहा होता है तो उसे हीट करते हैं थोड़ा, या अपने घर में आपने वो चीनी को पानी में घोलते हुए देखा होगा। Yes, sir. तो वहां पे जब ज्यादा चीनी को घोलना होता है तो हम हीट कर रहे होते हैं उसे, तो जल्दी घुलता है। तो वो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। ठीक, Yes, sir. अब देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, लिक्विड और जो सॉलिड था वो एक जैसे बिहेवियर शो करते हैं, जबकि गैस अलग तरीके से बिहेवियर शो करता है। क्या गैस सॉल्युबल होता है? Yes, sir. कोई एग्जांपल पता है आपको? अच्छा ठीक है, वहां पे CO2 डिजॉल्व होता है, या जो समुद्र में या ऐसे पानी में भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है जिससे मछलियां सांस लेती हैं। तो वहां भी ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है, बहुत कम एक्सटेंट में होता है, बहुत कम होता है, पर होता है डिजॉल्व। तो गैस भी सॉल्युबल होता है लिक्विड में, लेकिन जैसे सॉलिड और लिक्विड टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी, वैसे ही जो गैस है इसकी भी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पे। लेकिन सॉलिड और लिक्विड की प्रेशर बढ़ाने या घटाने से कोई खास चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पे प्रेशर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ रही होती है। तो नोट करो, solubility of gas, solubility of gas increases on increment in temperature or pressure, temperature और प्रेशर। ठीक है, वहां पे केवल टेम्परेचर को बढ़ाने पे, जब सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहे थे, देखो यहां पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इंक्रीजेज ऑन हीटिंग। तो टेम्परेचर जब बढ़ा रहे थे तो सॉलिड और लिक्विड का बढ़ रहा था, पर जो प्रेशर बढ़ाने पे या प्रेशर को चेंज करने पे सॉल्युबिलिटी चेंज नहीं हो रहा था सॉलिड और लिक्विड के लिए। लेकिन जब गैस की बात करोगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ाओगे तब भी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो आप लिख सकते हो यहां पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस is directly proportional to temperature, and also solubility of gas is directly proportional to pressure. अब देखो, अभी तक आपने केवल ये देखा कि प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, पर कितना बढ़ेगा, कितना डिजॉल्व होगा, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो उसके लिए हेनरी लॉ आता है। हेनरी लॉ आपको यह बताता है कि किसी एक अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक प्रेशर पे कितना डिजॉल्व होगा किसी सॉल्वेंट में कोई गैस, दूसरे प्रेशर पे कितना डिजॉल्व होगा। तो प्रेशर को अगर वैरी करोगे तो आपका जो गैस है वो कितना डिजॉल्व हो रहा होगा, उसमें कितना घुल रहा होगा, उसका कंसंट्रेशन कितना होगा। कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रता होता है, कितना डिजॉल्व है उसके अंदर, कितना घुला हुआ है। तो ये आपको हेनरी लॉ बताता है कि किसी एक प्रेशर पे कितना कंसंट्रेशन है गैस का इन लिक्विड, किसी दूसरे प्रेशर पे कितना होगा। हाँ, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा जाता है, उसे चेंज नहीं करते, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है देखो हेनरी लॉ।
देखो हेनरी लॉ क्या होता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of liquid। देखो इसका मतलब क्या है, पहले तो ये है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। क्या मतलब है इसका, मान लो ये एक कंटेनर हो, बर्तन बंद हुआ, चारों तरफ से बंद है, इसके अंदर कोई ऐसे यहां पे मान लो लिक्विड भरा हुआ है आधा, और इसमें मान लेते हैं कि यहां पे H2 गैस है, इस H2 गैस को हम इस लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहते हैं। क्या बोला मैंने, मान लो ये एक बंद कंटेनर है, इसमें आधा लिक्विड भरा हुआ है और उसमें ऊपर हमने गैस डाल रखा है, तो जितना लिक्विड से बाहर बचा हुआ जगह है उसमें गैस भरा हुआ है। हम चाहते हैं कि ये गैस इस लिक्विड में ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व हो जाए, घुल जाए। तो हमने क्या किया, हमने इसमें ऐसे पाइप लगा के और हमने इसमें प्रेशर लगाया ताकि ये गैस नीचे की तरफ जाके वो जो ये लिक्विड ले रखा है, ये कोई लिक्विड है, इसमें डिसॉल्व हो जाए। तो ये बोल रहे हैं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। अब ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो ये जो H2 गैस है ना, ये कुछ तो इसमें डिसॉल्व हुआ, कुछ अभी बाहर ही है, तो ये गैस इस लिक्विड के सरफेस पे ऐसे प्रेशर लगा रहा है। जैसे अगर आप लेट सपोज एक गिलास पानी लो और उसमें ऐसे ऊपर से फूको, तो ऐसे पानी का सरफेस पे फूकोगे तो आपके फूक से, हवा से ऐसे उस पे प्रेशर पड़ेगा ना लिक्विड के सरफेस पे, तो उसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो इसी तरीके से ये जो गैस है इस लिक्विड के सरफेस को दबा रहा होगा, तो वही है पार्शियल प्रेशर। तो इन्होंने कहा कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। सरफेस मतलब ऊपर वाला जो सतह है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगा। तो इस गैस का इस लिक्विड में कितना सॉल्युबल होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है, इस गैस का इस पार्शियल प्रेशर कितना है इसके सरफेस पे। जितना ज्यादा सरफेस पे प्रेशर होगा उतना ज्यादा H2 जाके लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, पार्शियल प्रेशर हम क्यों बोल रहे हैं, हो सकता है या कोई और भी गैस हो, तो केवल हम इस गैस को काउंट कर रहे होते हैं कि इस गैस ने कितना प्रेशर लगाया, उसी को पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। कोई और भी साथ में लगा रहा होगा तो हम उसका नहीं काउंट करेंगे। तो केवल ये गैस कितना प्रेशर लगा रही थी इस वाले लिक्विड पे, इस लिक्विड सॉल्यूशन पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी के। ठीक, अब देखो ये तो था आपका पार्शियल प्रेशर, इसमें कितना डिसॉल्व हुआ। अच्छा, मैथमेटिकल कितना कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लिखते हैं द पार्शियल प्रेशर, या ऐसे लिख लो द मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व इन लिक्विड इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो जो गैस होगा वो डायरेक्ट, ये जो मोल फ्रैक्शन डिजोल्व हुआ है लिक्विड में, कितना डिजोल्व हुआ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर के। मींस पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये क्या है? ये है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो ये P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से हटके P इज इक्वल टू H इंटू X हो जाएगा। X क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विच इज डिजॉल्व इन लिक्विड। जो लिक्विड में डिजॉल्व हुआ है वही है। कितना मोल फ्रैक्शन डिजॉल्व हुआ है? मोल फ्रैक्शन याद है ना कि आप किसको बोलते हैं? अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट है तो उसमें कितना मोल, टोटल मोल में कितना मोल आपका सॉल्यूट का है। यहां गैस डिजॉल्व कर रहे हो तो गैस आपका सॉल्यूट है, तो अगर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का मोल टोटल जितना आएगा उसमें कितना मोल सॉल्यूट है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल करोगे तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, कितना गैस सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P पार्शियल प्रेशर के। P क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है। अब एक और स्टेटमेंट लिखा जाता है, ये भी स्टेटमेंट डायरेक्टली आप लिख सकते हो हेनरी लॉ के लिए। एक और स्टेटमेंट ये भी लिखा जाता है कि वेपर फेज में जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। मींस कि अगर कोई लिक्विड मान लो कि वेपर बन रहा, उसे हीट कर रहे हो और लिक्विड वेपर बनता जा रहा, तो जो वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर वो लगाएगा लिक्विड के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। कितना मोल फ्रैक्शन है उसका उसके अंदर। जैसे तो जो आपका P था इज इक्वल टू H इंटू एक्स, इसी के लिए लिखा जाता है। ये तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस भी बोल सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। या अच्छा H का मैंने नहीं बताया ना, H क्या है? H को हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। आप लोगों ने किसी ने पूछा भी नहीं। ये जो H है वो हेनरी कांस्टेंट है। अभी तक हमने ये कहा कि जो इसमें गैस डिजॉल्व होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कोई गैस इस पे कितना प्रेशर लगा रहा। इसी को ऐसे ही बोलते हैं कि अगर ये गैस जो है वो वेपर फेज में यहां ऊपर है, तो वो वेपर फेज में कितना पार्शियल प्रेशर लगा रहा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन के। तो ये स्टेटमेंट भी लिख लो जो ज्यादातर कॉमन लिखा होता है बुक्स में। The partial pressure of gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of gas इन सोल्यूशन। ठीक है। अब मान लो आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि कोई एक गैस का आपको दे रखा है कि किसी एक सॉल्वेंट में, जैसे मान लो O2 का दे रखा है कि हमने यहां पे H2O ले रखा है। अगर O2 H2O में 1 मोल या 2 मोल या 4 मोल डिजॉल्व हो और उसका मोल फ्रैक्शन आपको बता दे, और देन आपका पूछे कि वो पार्शियल प्रेशर ऊपर कितना लगा रहा होगा, तो उसके लिए ये आपको डायरेक्ट यही फॉर्मूला दोबारा लगा देते हैं। बस ये जो गैस का पार्शियल प्रेशर था ये वेपर प्रेशर हो जाता है और कुछ भी चेंज नहीं होता। देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। वेपर फेज का मतलब ये लिक्विड था ना, ये जो गैस वाला पार्ट है
इसी को गैस हटा के अगर वेपर बन गया है तो वेपर फेज बोल देते हैं, और कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसी पे ऐसे भी कह सकते हो, लेट सपोज आपने गैस के बजाय किसी लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिक्स कर रखा है। जैसे ही आपने थोड़ा हीट किया, मान लो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, हो सकता है कि दोनों लिक्विड एक साथ H2O और अल्कोहल दोनों निकल के वेपर फेज में गए, कुछ पार्ट उसका। फिर पूछा जाए कि बताओ अल्कोहल इस पे कितना प्रेशर लगा रहा होगा, तो कैसे निकालेंगे कि अल्कोहल इस पे कितना प्रेशर लगाएगा? तो हम देखेंगे कि अल्कोहल का कितना मोल लिक्विड में है, उसका मोल फ्रैक्शन रखेंगे, हेनरी कांस्टेंट रखेंगे, पार्शियल प्रेशर वो अकेले कितना लगा रहा होगा आ जाएगा। समझ में आया? मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें मान लो H2O भी है और अल्कोहल भी है, दोनों है, दोनों का मोल पता है कि मान लो ये 5 मोल है, ये भी 5 मोल था या 7 मोल, कितना भी ले सकते हो, दोनों है। अब इन अगर मोल पता है तो हम निकाल सकते हैं कि 5/7 5 12, 5/12 मोल फ्रैक्शन आया इसका, और 7/12 आ गया इसका मोल फ्रैक्शन। अब बोला जाए कि ये कुछ चला गया है लिक्विड फेज में, सॉरी ये लिक्विड से वेपर फेज में ऊपर चला गया है, और फिर अब बोल रहे हैं कि दोनों ऊपर गया है, तो बताओ कि अल्कोहल इसके ऊपर कितना वेपर प्रेशर लगाएगा, वेपर जो बना हुआ है वो कितना प्रेशर लगाएगा नीचे की तरफ सरफेस पे, और H2O कितना लगाएगा। तो दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा अलग अलग, उनका मोल फ्रैक्शन अलग अलग रखो, दोनों का वेपर प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई गैस अगर डिजॉल्व हो रहा उसके लिए भी लिख सकते हैं, कोई लिक्विड खुद ही वेपर बन के ऊपर गया हो गैस के लिए, तो वो भी गैस की तरीके से ही काम करेगा अगर वेपर बन गया है तो, इसलिए वहां भी ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। ठीक, ये हेनरी कांस्टेंट KH लिखते हैं, कांस्टेंट को K से ज्यादातर दिखाते हैं, ये जो मैंने H लिख रखा है इसको KH बोल, KH, इसको सही कर लेना, केवल H नहीं है KH है। और ये भी नोट कर लेना KH डिपेंड्स ऑन, यहीं पे नोट कर लो, KH डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा, H2 के लिए अलग होगा, O2 के लिए अलग होगा, CO2 के लिए अलग होगा। अच्छा, ये तो प्रेशर का हो गया। टेम्परेचर पे यहां लिख लो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज ऑन हीटिंग। जब हीट करते हैं तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो घट जाती है लिक्विड के अंदर। इसका एग्जांपल कैसे देख सकते हो, जो कोक की बोतल होती है ना, उसे जब आप ओपन करते हो या उसका टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है वैसे ही उसमें से सारा CO2 बाहर निकल जाता है। एक तो जैसे ही खोलते हो तो प्रेशर हटता है तो बाहर आता है, फिर भी कुछ ना कुछ CO2 उसमें डिजॉल्व होता है, पर जैसे ही वो रूम टेम्परेचर, उसे ठंडा करके इसीलिए रखा जाता है, जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पे आता है बाकी CO2 जो डिजॉल्व होता है वो भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो प्रेशर बढ़ाने पे तो बढ़ेगा, पर टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो घट जाएगा, वो निकल जाएगा बाहर फिर से वेपर बन के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, दो अगर सॉल्यूशन हो उनका वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, या दो से ज्यादा सॉल्यूशन है उनका वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं। तो नोट करो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि मान लो ये कंटेनर है, कंटेनर में दो सॉल्यूशन का मिक्सचर है A + B, जैसे अभी मैं अल्कोहल और वाटर की बात कर रहा था, तो वैसे ही दो का अगर मिक्सचर है, इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसमें से कुछ पार्ट A का वेपर बन गया, A' बोल दिया मैंने, B का भी कुछ पार्ट वेपर बन गया, B' बोल दिया।
समझ में आया? ए और बी दोनों लिक्विड हैं, लाइक H2O और एल्कोहल। अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुछ ए का पार्ट वेपर बन गया, मतलब गैस बन गया, कुछ बी का पार्ट भी बन गया है अगर, अब चूंकि ये कंटेनर अगर क्लोज है, ये क्लोज कंटेनर है, तो बाहर तो निकल नहीं पाएगा। ये क्लोज कंटेनर है तो ये गैसेज जो बनी है बाहर नहीं जा पाएंगी। तो यही गैसेज दोबारा इस लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाने लगेंगी। प्रेशर exerted by vapors of A and B। समझ में आया? अब देखो इनका कैसे पता चलेगा कि कितना मोल वेपर में गया है, कितना मोल नीचे है। तो ये अगेन, ये जो A का कुछ पार्ट A जो ऊपर गया है, इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका पार्शियल प्रेशर। तो हेनरी लॉ ही दोबारा आ जाता है, और कुछ नया नहीं है। बस इसको हेनरी के अलावा दूसरे साइंटिस्ट राउल्ट ने दिया था, इसलिए हम इसे राउल्ट लॉ में पढ़ते हैं। तो देखो यहां लिख लो राउल्ट्स लॉ। क्या होता है? For a solution of volatile liquid, volatile liquid का मतलब समझते हो? volatile liquid का मतलब समझते हो? क्या होता है? अरे volatile का मतलब जो वेपर बन के बाहर निकल जाए। जैसे मैंने ये वेपर बनाया ना, ए बी का कुछ पार्ट A' वेपर फेज में है, B' कुछ वेपर फेज में है। तो वोलेटाइल का मतलब ऐसा ना हो कि वो वेपर में जाए ही ना, बनता ही ना उसका। तो वोलेटाइल का मतलब ये होता है जो वेपर बन सकता है। तो फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स, द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स ऑफ A एंड B, मान लिया हम इसके लिए बात कर रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन टू इट्स मोल फ्रैक्शन present in liquid solution। क्या बोल रहा है ये? तो ये बोल रहा है कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स ऑफ A एंड B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड सोल्यूशन। मतलब कि इस लिक्विड सोल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन A का है, जो मोल फ्रैक्शन B का है, इससे डिटरमाइन होगा कि ये पार्शियल प्रेशर A कितना लगाएगा, B कितना लगाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मान लो ये कंटेनर हमने फिर से बड़ा सा लिया है और इसमें A और B दोनों हैं। A का जो मोल है वो Na है और B का जो मोल है वो Nb है। अब इसका कुछ पार्ट A बाहर आ गया है जो वेपर फेज में है, B भी वेपर फेज में है। अब ये जो वेपर है वो गैस के तरीके का हो गया, तो ये गैस फिर से इस लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगा रहा होगा। तो A कितना प्रेशर लगाएगा? दैट इज PA। मान लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ A। B कितना प्रेशर लगाएगा? मान लिया पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो PA और PB कितना होगा? तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ A होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड।
इस लिक्विड में कितना मोल फ्रैक्शन है ए का, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना मोल फ्रैक्शन है बी का इस लिक्विड में। इसी को इसने राउट लॉ में बोला था कि द सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स ऑफ ए और बी और ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड सोल्यूशन। जो सोल्यूशन है उसमें कितना मोल फ्रैक्शन है। देखो मान लिया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पीए हो, तो जो पीए होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। समझ में आया? ये एक से है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक से क्या होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल Na प्लस Nb। सेम अगर मोल फ्रैक्शन बी का निकालोगे तो Nb अपॉन Na प्लस Nb। यह मोल फ्रैक्शन है ए का, यह मोल फ्रैक्शन है बी का। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड। ये लिक्विड है और ये वेपर, इधर ऊपर वेपर है। ऐसे ही अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो ये आता है पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब ये पी नॉट, इसको जीरो जो ऊपर लगा है इसको नॉट पढ़ते हैं। पी नॉट ए क्या है? तो पी नॉट ये है कि अगर इसमें बी को हटा दिया जाए, कोई कंटेनर में केवल ए प्रेजेंट हो, केवल किसी कंटेनर में मान लो यहां पे ए प्रेजेंट हो, ऐसे बस ए, इसके ए मोल हो या Na मोल हो, फिर ये वेपर में जाए और फिर ये प्रेशर लगाए, कोई और प्रेजेंट ना हो, जब प्योर फॉर्म में प्रेजेंट हो केवल ए, उस समय पे जो वेपर प्रेशर लगाएगा उसे पी नॉट ए बोलेंगे। और पीए क्या होगा? जो किसी के साथ है साथ में, तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा? समझ में आया? पी ए और पी नॉट ए में क्या अंतर है? पी नॉट ए का मतलब है कि जब और कोई प्रेजेंट ना हो, केवल ए अकेले हो और फिर उसका कुछ वेपर बने और वो वेपर इसके लिक्विड पे प्रेशर लगाए प्योर फॉर्म में, तब हम कहेंगे कि वो जो प्रेशर आएगा वो पी नॉट ए है। और जब किसी के साथ मिक्स होगा ए बी और कोई आ जाए, देन हम कहेंगे कि जो प्रेशर लगाएगा वो पीए पार्शियल प्रेशर है, क्योंकि कुछ पार्ट इसका है कुछ पार्ट इसका है टोटल प्रेशर में। ऐसे ही बी के लिए अगर लिखोगे पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसको प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अगेन पी नॉट बी का मतलब है कि जब ए ना हो, केवल बी अकेले जब था, उस समय पे इसके जो वेपर बने थे वो कितना प्रेशर लगा रहे थे प्योर फॉर्म में। अब देख लो, अगर ए प्रेशर मान लो पार्शियल प्रेशर पीए लगा रहा हो और बी पार्शियल प्रेशर पीबी लगा रहा हो, पीबी, तो अगर कोई पूछे कि इस कंटेनर का टोटल प्रेशर कितना है, तो कितना प्रेशर ये लगाया जितना ये लगाया, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, इसको पी नॉट ए पी नॉट बी लिख लो। पी नॉट ए एंड पी नॉट बी आर वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म। ठीक है, जब प्योर था उस समय पे वेपर प्रेशर जो लगा था वो है पी नॉट ए और पी नॉट बी। समझ में आया? आगे चलूं?
ये पी नॉट ए पी नॉट बी लिख लेना, प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है। अब देखो कंटेनर का टोटल प्रेशर होगा, इफ टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर इज पीटी, देन जो पीटी होगा वो इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के। दोनों जो पार्शियल लगा रहे हैं, आधा आधा जो लगा रहे हैं, उस दोनों को ऐड कर देंगे। इस चाहो तो यहां पे वैल्यू रख सकते हो, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए आया था पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी आया था पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब देखो, चूंकि टोटल सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिला के दो ही ए और बी ही हैं बस, तो यहां पे जो आपका मोल फ्रैक्शन होता है वो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। मोल फ्रैक्शन याद रखना, कभी भी मोल फ्रैक्शन एक से ज्यादा नहीं होता। तो अगर दो का मिक्सचर है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे तो 1 होगा। 3 4 5 चीजों का मिक्सचर है या मिश्रण है तो उनका सबका मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे तो 1 होगा। तो हमेशा जो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है। जितने मिक्सचर है सबका मोल फ्रैक्शन ऐड कर देना है। तो चूंकि वहां पे ए और बी बस है तो एक्स ए प्लस एक्स बी हुआ, तो एक्स ए प्लस एक्स बी मिलके 1 है। तो किसी एक को एक्स ए को मान लो, एक्स ए को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, और ए को मान लिया हमने ए सॉल्वेंट है और बी आपका सॉल्यूट है जिसको डिसॉल्व किया गया है। तो एक्स ए की जगह पे 1 माइनस एक्स बी पुट कर सकते हो। तो पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब यहां से पीटी इज इक्वल टू एक्स बी कॉमन ले लो, सॉरी इसको आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पी नॉट ए माइनस एक्स बी टाइम्स पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब चाहो तो इसे आप और सॉल्व कर सकते हो। पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए, यहां से एक्स बी कॉमन लोगे तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए आ जाएगा। तो वहां तक करो या यहीं तक करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहां से ये पता चल रहा कि अगर आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता हो तो आप टोटल प्रेशर बता सकते हो। बस इनका पी नॉट ए पी नॉट बी यानी कि प्योर फॉर्म में कितना प्रेशर लगाते हैं ये भी पता होना चाहिए। फिर आप कंटेनर का टोटल प्रेशर बता सकते हो। इसी को सॉल्व करने पे ये आ जाता है पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। ये कुछ नहीं किया, एक्स बी कॉमन लिया तो पी नॉट बी और यहां माइनस पी नॉट ए बचा रहेगा, बस वही होगा, और बाकी पी नॉट ए प्लस ये तो साथ में रहेगा ही। तो ये इक्वेशन फाइनल इक्वेशन आ जाता है। तो ये करो या यही पुट कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, ये तो था आपका मोल फ्रैक्शन जो है वो लिक्विड में दे रखा है। उस केस में अगर मान लो मोल फ्रैक्शन आपका यहां पे वेपर में, इसके कुछ मोल वेपर यहां बने थे, कुछ मोल यहां पे वेपर बने थे, तो अगर ये पूछा जाए आपको यहां का मोल फ्रैक्शन ना दे के यहां का मोल फ्रैक्शन दे रखा हो, फिर कैसे निकालोगे? तो देखो, इफ y1 एंड y2, सॉरी जैसे ya और b कर लो, यहां पे एनसीईआरटी में 1 और 2 दिया है, मैंने a भी लिया है तो a भी ले रहा हूं। इफ ya एंड yb आर मोल फ्रैक्शन ऑफ a एंड b इन वेपर फेज, देन जो पार्शियल प्रेशर Pa होगा वो इक्वल होगा टोटल प्रेशर Pt इंटू y1 के
या YA इंटू टोटल प्रेशर, और PB जो होगा वो उसका मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। ये समझ में आया मैंने क्या लिखा? मैंने ये लिखा XA और XB क्या था, यहां XA और XB था मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन लिक्विड। इस लिक्विड में कितने मोल बचे हुए हैं A और B के? अगर ये गैस फेज में यहां चले गए हैं, जो भी यहां पे गैस फेज में कुछ गए हैं उनका अलग मोल फ्रैक्शन आएगा इस लिक्विड वाले से। यहां मान लो 10-10 मोल दोनों थे, अभी ये 2 मोल ये गया है, 3 मोल ये गया है, तो अभी टोटल गैस फेज में 5 मोल हो चुका है। इसका मोल फ्रैक्शन 2/5, इसका मोल फ्रैक्शन 3/5 आ जाएगा। तो इसके टर्म में अगर मोल फ्रैक्शन आपको वेपर फेज में दे रखा है, उसके टर्म में आपको पार्शियल प्रेशर लिखना हो तो वो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज इंटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू टोटल प्रेशर। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है चंपा देवी, क्लास 12 आप जा सकते हो गया। थैंक यू।